61 60 है, इसमें दही बनाई हुई है तुम लोगों ने। पेज 504, पेज 504, कोर प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल पैरा मैं अभी सारा पढ़ाने लगा हूं। कोर प्रिंसिपल स्टैंडर्ड का क्या है कि इस एसी का टेम्परेचर सही करवाने में, ये वाले का जिसका 18 है। एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड का मकसद है कि एंटिटी डिस्क्लोज करेगी इंफॉर्मेशन, लेट आने पे हाइब्रिड में डिस्क्लोज करेगी इंफॉर्मेशन टू इनेबल यूजर्स, ताकि यूजर्स को इस काबिल किया जा सके कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर सकें, उनकी नेचर भी देख सकें और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज भी देख सकें। ये आपको बिजनेस एक्टिविटीज की नेचर नजर आ रही है, केमिकल, सोडा, फार्मा, और ये इनके फाइनेंशियल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड का कोर प्रिंसिपल है। ये स्टैंडर्ड चाहता है कि यूजर्स को नेचर भी पता चले और फाइनेंशियल इफेक्ट भी पता चले, और वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें ये ऑपरेट करें वो भी पता चले। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसे पता चल सकता है कि बहुत से मुल्कों में कई दफा ऑपरेट करे होते हैं, कनाडा, चाइना, वो जो हमने अलग अलग किया था। तो ये स्टैंडर्ड का कोर प्रिंसिपल है। अच्छा, सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर हमारे कॉलेज वाले करें तो 2 सेगमेंट बनाएंगे, कैफ अलग और पीआरसी अलग, बट नहीं, हमारे कॉलेज वालों पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। ये स्टैंडर्ड सिर्फ 2 कंपनीज पे लगता है। ऐसी कंपनीज जिन्होंने, भाई इधर देखें, ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया है या थोड़े अरसे में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने जा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ उन लोगों पे लगता है। ये स्टैंडर्ड अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इनके ऊपर नहीं लगता। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एंटिटी हुज डेट, उधार, और शेयर्स, इक्विटी, इज लिस्टेड इन अ पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये मेन लफ्ज है, कोटेड, लिस्टेड। उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिकने होने चाहिए। शेयर भी कई दफा बिकते हैं, कई दफा लोन भी स्टॉक एक्सचेंज में बिकता है। तो सिर्फ लोन बिकता है, IFRS 9 पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, फिर वो समझ आ जाएगा लोन बिकता है का क्या मतलब है। तो शेयर्स भी बिकते हैं, लोन भी बिकता है। और दूसरा, एंटिटीज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दे दी है और बस चंद अरसे में स्टॉक एक्सचेंज उनको लिस्ट करने लगा है। तो अगर अभी लिस्ट नहीं भी हुए और आपका ईयर एंड आ गया है तो आप ये स्टैंडर्ड लगाएं। तो पहली तो बात हो गई, ये स्टैंडर्ड किन लोगों ने लगाना है। दूसरी बात, PTCL 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक अपने सेपरेट और एक कंसोलिडेटेड। सेपरेट और कंसोलिडेटेड में क्या फर्क है? सेपरेट होगा PTCL का अपना प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड होगा अपना प्लस सब्सिडरीज का। सब्सिडरीज वो कंपनीज होती हैं जिनको हमने खरीदा होता है। तो एज फॉर एज अ कंपनी इज कंसर्न, तो कंपनी 2 किस्म की अकाउंट्स बनाती है। एक अकाउंट्स बनाती है PTCL जिसमें खाली PTCL का प्रॉफिट आ रहा होता है, PTCL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 किस्म की बनाती है। एक जिसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होता है, एक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें PTCL का प्रॉफिट यूफोन के प्रॉफिट से जमा किया जाता है और दोनों का प्रॉफिट आता है, जिसको हमने कंसोलिडेशन में पढ़ना है। ऐसी सूरत में आपने यहां IFRS 8 नहीं लगाना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS 8 लगाना है। यानी PTCL को यह बताने की जरूरत नहीं है मेरे सेगमेंट कौन कौन से हैं, बल्कि PTCL और यूफोन को इकट्ठा समझा जाए, इनके एसेट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन कौन से हैं यह देखा जाएगा। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 अकाउंट्स बना रही हो, सेपरेट भी और कंसोली, तो ये स्टैंडर्ड किस पे लगेगा? बड़े जबरदस्त लेवल के ऊपर उसने एमसीक्यूज टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। उसको पता चल गया बच्चे थ्योरी को वेटेज नहीं दे रहे, उसने एमसीक्यूज में डालनी शुरू कर दी। कमाल किस्म की थ्योरी। इस दफा मैं एमसीक्यूज देख रहा था, शायद एक एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं थी, सारे प्योरली थ्योरी बेस्ड थे सारे एमसीक्यू, जिसको थ्योरी समझ आई उसके लिए। तो 2 किस्म की कंपनीज हैं, एक वो कंपनीज जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया या जो करवाने वाली हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात, PTCL अगर 2 अकाउंट्स बनाती है, सेपरेट और कंसोलिडेटेड, तो सिर्फ IFRS 8 किन में लगाएगा? कंसोलिडेटेड। नोट,
वेबसाइट पे IFRS 8 मैंने अपलोड कर दिया ओरिजिनल वाला, कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया सब कुछ। तो आज जाके वो फाइल डाउनलोड करें और घर में स्टैंडर्ड्स को उतना पोर्शन हाईलाइट कर दें जितना मैंने उसमें हाईलाइट किया हुआ है, ताकि वो आपके लिए काफ़ी होगा। उसमें ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हमने पढ़ी हों अभी, लेकिन जितनी हाईलाइट हुई हैं एक दफ़ा स्टैंडर्ड में हाईलाइट कर लें। ओके, ये लो ये लो ये लो ये लो। यार जल्दी कर लो ना, इतनी देर से हर गुजरने वाला लम्हा हमें जुमे के करीब लेके जा रहा है। चलो, लेकिन मौत उससे भी करीब है। आगे चलें। इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ consolidated financial statements of parent that is within the scope of this IFRS as well as the parent separate financial statements, segment information is required only in, so if financial report contains both consolidated financial statement of parents as well as, इसको काट देंगे, कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, that is within the scope of this IFRS, consolidated financial statements of parent एज वेल एज पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोनों में से किस पे लगेगा? कंसोलिडेटेड पे। अच्छा जी, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले दिन पढ़ा था ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा है इन 7 में से। पहला सवाल यह, ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा है इन 7 में से? नंबर 1 मेरा जवाब है कि 3 शराइत जिसमें पूरी हो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। सेल भी करता हो, खर्चे भी करता हो। दूसरी शर्त, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका मुश्किल सा नाम होगा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, सबका डाटा अलग अलग मंगवाता हो। और तीसरी बात, इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी अलग अलग मेंटेन हो रहे हैं ताकि अलग अलग किए जा सकें। अगर ये 3 शराइत किसी में पाई जा रही हैं तो डेट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट, नॉट रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग, डेट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। हेड ऑफिस और R&D सेल नहीं करते, इसलिए पहली शर्त पूरी नहीं कर रहे, इसलिए इनको कभी भी आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहना। ओके, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा सिर्फ इंटरनल सेल कर रहा है, एक्सटर्नल कर ही नहीं रहा, उसको भी ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं। सारा लिखा हुआ भी पढ़ाऊंगा, ये नई बात आपको बताइए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा सिर्फ इंटरनल सेल कर रहा है, एक्सटर्नल सेल, उसको भी क्या कहते हैं? क्योंकि इंटरनल सेल तो कर रहे हैं ना। और अगली बात शायद हजम करने में मुश्किल है, लेकिन स्टैंडर्ड ने कह दिया इंटरनल सेल करने वाला भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है। और ऐसा ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसने भी सेल कमाना शुरू नहीं की लेकिन कमाएगा, उसको भी क्या कह सकते हैं? हालांकि पहली शर्त वायलेट हो रही है, सेल कमा नहीं रहा लेकिन कमाना शुरू तो कर देगा ना कुछ महीनों में, इसको भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये पहले दिन आपको डायग्राम बनवाई थी। क्या? नहीं, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। कौन सा पैरा चल रहा है? पैरा 5। इट इंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर इंक्लूडिंग आपस का रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेम एंटिटी। इंक्लूडिंग आपस की सेल भी करो तो खैर है। इट्स रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड। हो सकता है हम केमिकल को ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर दें क्योंकि उसकी सेल ऑलरेडी अच्छी हो रही है, तो वो और बूस्ट पे कर चला जाए। और इसकी परफॉर्मेंस भी देखता हो CODM। डिस्क्रीट होता है सेपरेट। सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और हर ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल होनी चाहिए? सेपरेट अवेलेबल होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया पूरा करेगा तो फिर ये 2 डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे और बाकी ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। जी, मतलब वगैरह तो नहीं लिख सकते, बस हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी कहने वाले ये कहते हैं कि मतलब लिख भी लें, मेरा नहीं ख्याल कुछ कहेंगे वो आपको। बहरहाल लिख के देखो। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में इंगेज इन अ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशंस मे बी ऑपरेटिंग सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। रियल एस्टेट वाला। ओके, नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी is necessarily an operating segment.
और अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन का हर हिस्सा ऑपरेटिंग सेगमेंट हो या ऑपरेटिंग सेगमेंट का कोई हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, हेडक्वार्टर इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जैसे आर&डी बताया था मे नॉट अर्न रेवेन्यू, हेड ऑफिस रेवेन्यू नहीं कमाता, और मे अर्न रेवेन्यू डेट आर ओनली हादसाती तौर पे आ गया, यानी हेड ऑफिस ने अपनी बिल्डिंग बेची, गेन आ गया, तो बिल्डिंग बेचना तो इसका काम नहीं है, हादसाती तौर पे गेन आ गया, मकसद नहीं था गेन कमाना, ओनली इंसिडेंटल इनकम कमा रहे हैं, हादसाती तौर पे कभी इनकम कमा लेते हैं, मकसद नहीं होता हमारा इनकम कमाना हेड ऑफिस से, एंड वुड नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसलिए हेड ऑफिस और फंक्शनल डिपार्टमेंट विल नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट। ओके, हु इज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या चीज? यानी कई ऑपरेटिंग सेगमेंट होते हैं, कई ऑपरेटिंग सेगमेंट का हिस्सा होता है। जैसे बेकरी के अंदर आपने कोई नीचे पानी की बोतलें भी बेच रहे हो साथ, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया, और बोतलें बेचना पार्ट ऑफ अ सेगमेंट हो गया। हाँ, पार्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है मेन सेगमेंट में। अच्छा जी, सीओडीएम कौन है? सीओडीएम वो है जो इन सबको ऊपर से देख रहा हो, इन सबको ऊपर से देख रहा हो। ये नहीं मैं कह रहा इन दोनों को मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट बना दिया, ऑपरेटिंग सेगमेंट ये कभी भी नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू कमा नहीं सकते। मैं सीओडीएम बता रहा हूं। सीओडीएम कौन होते हैं? जो सारी चीजों को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हो। लेकिन सीओडीएम कोई पोस्ट नहीं है, कोई बंदा नहीं है। स्टैंडर्ड कहते हैं सीओडीएम कोई बंदा नहीं है। हमने कहा फिर क्या जिन्ना है तुम लोगों के इदारे में? कहते सीओडीएम एक बंदा नहीं है, एक फंक्शन है, एक काम है बस। वो सीईओ से करा लो, कोई मसला नहीं। वो सीओओ से करा लो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से करा लो, ठीक है। वो 2-3 डायरेक्टर्स से करा लो, उनको सीओडीएम कहा जाएगा। बस सीओडीएम से बना डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर। तो सीओडीएम इज नॉट अ पर्सन, रादर इट इज अ फंक्शन, रादर इट इज अ फंक्शन। ये काम है, ये काम सीईओ कर दे, सीओओ कर दे, या डायरेक्टर्स 2-3 मिलकर कर दे, उनको सीओडीएम कह दिया जाएगा। यानी अकेला बंदा भी होना जरूरी नहीं, 2 डायरेक्टर को इकट्ठा करके भी सीओडीएम कहा जा सकता है। बट दे शुड हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। द टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इज अ फंक्शन, नॉट अ मैनेजर। ये मैनेजर नहीं है कोई, ये तो एक काम है, नॉट अ मैनेजर। कोई बंदा नहीं है ये। हाँ, बैकएंड पे बंदा ही होगा, सारी बात है, विद अ स्पेसिफिक टाइटल। कोई बंदा स्पेसिफिक टाइटल के साथ जरूरी नहीं है। दैट फंक्शन इज टू एलोकेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एलोकेट की जाती है, कितनी बिजली किसको मुहैया करनी है, एंड द परफॉर्मेंस। Often the chief operating decision maker is chief executive officer. He may be a chief operating officer, for example, but for example it may be a group of executive directors or others. किसी का भी ग्रुप बना दे 2-3 लोगों का, तो it is not a function, sorry, it is not a manager, it is a function. ये काम है। नेक्स्ट, ये भी छोड़ें, ये 2-3 पैराज में चल ठीक है, ये पहले ये वाला पढ़ लें। फॉर मेनी एंटिटीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। फॉर मेनी एंटिटीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकरी विल आइडेंटिफाई इट एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। इट इज अर्निंग रेवेन्यू, सीओडीएम इसका डाटा मांगता है, इसके अलग अकाउंट्स मेंटेन है। फॉर मेनी सेगमेंट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। For many entities 3 characteristics, 3 characteristics कहां पढ़ी हैं? पैरा 5 में। For many entities 3 characteristics clearly identified operating segments. However, an entity may produce reports in which its business activities are presented in a variety of ways. सीओडीएम कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग बताओ सेल, और मुल्क वाइज भी अलग अलग बताओ। जैसे पेप्सी वाले हैं, पेप्सी कितने के बेचे, लेज कितने के बेचे, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग बताओ। और पेप्सी का हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में है, एशिया में कितनी पेप्सी बिकी, चाइना में कितनी बिकी, फला जगह पे कितनी बिकी। तो कभी कभी सीओडीएम खुद
इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है कि वो प्रोडक्ट वाइज भी मांग रहा होता है, एरिया वाइज भी मांग रहा होता है। अब इस स्टैंडर्ड ने एक चैलेंज आपके सामने रखा, इसने कहा क्या करें, हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से लें? क्या हम केमिकल, सोडा, फार्मा, पेंट, पॉलिएस्टर के कॉलम डालें, या एशिया और जो है वो अफ्रीका और अमेरिका ये वाले कॉलम डालें? ये एक स्टैंडर्ड ने सवाल उठाया, बड़ा नेचुरल सा सवाल है। हो सकता है इसमें आपको छूट दे दे, जो मर्जी करो। An entity may produce reports in which its business activities are presented in a variety of ways. If the CODM uses more than one set of information, if the CODM uses more than one set of information, तो क्या करें? क्या करें? हल बताओ। अदर फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स लगाएं। मेन फैक्टर्स ऊपर हैं, मेन फैक्टर्स ऊपर हैं, कौन से फैक्टर्स लगाएं? सेकेंडरी फैक्टर्स। कुछ और चीजें फिर देख लें। मे आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट्स, इस वक्त तो डबल सेट ऑफ कंपोनेंट्स चल रहे हैं ना, तो मे आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट, या प्रोडक्ट वाइज चले जाओ, या हमने कहा हल बताओ, कहते फिक्रा मेरा दोबारा पढ़ो जरा। इफ CODM यूजेस मोर देन वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर फैक्टर्स में आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट। अदर फैक्टर्स देख लो, फिर शायद आप सिंगल चीज की तरफ चले जाओ। एज कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटीज ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिनको फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाना, इंक्लूडिंग बिजनेस की नेचर देखो, बिजनेस की नेचर देखो कि बिजनेस क्या चीजें बेच रहे हैं। दूसरी बात, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल देखो किसके हैं। मैनेजर हो सकता है इन्होंने प्रोडक्ट वाइज मैनेजर्स को रखा हो, एरिया वाइज मैनेजर्स को ना रखा हो। ऐसा हो सकता है ना कि इन्होंने प्रोडक्ट वाइज हर मैनेजर को अलग अलग रखा है। तुम बेकरी को देखो, तुम मोबाइल को देखो, तुम फर्नीचर को देखो, तुम मेडिसिन को देखो, तुम रियल एस्टेट को देखो। अब हर एक मैनेजर अलग अलग मौजूद है, लेकिन एरिया वाइज मैनेजर नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन दोनों तरीके से निकल रही है। फिर बेहतर है शायद प्रोडक्ट वाइज चलें, क्योंकि अब CODM का ज्यादा रुझान और ज्यादा फोकस इस पे है कि मुझे रिजल्ट प्रोडक्ट वाइज मिले या एरिया वाइज। प्रोडक्ट वाइज। एक तीसरी इंडिकेशन, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CODM नहीं, CODM दोनों फरमाइशें कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं यार हमें एरिया वाइज चाहिए बस। फिर आप क्या करें, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की माने। तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। नहीं, इट इज गाइडेड बाय स्टैंडर्ड, हमारे ऊपर नहीं है, हम जैसे मर्जी करें। स्टैंडर्ड ने तरतीब बताई है। पहले तो ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लो, वो करने के बाद अगर ना आइडेंटिफाई हो रहे हो प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज है, तो फिर ये देखो, ये दो नीचे वाली दो बातें ज्यादा आसान है। ये देखो कि मैनेजर अलग अलग किस एतबार से रखे हुए हैं, और ये भी देख लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे रखे हैं। क्लियर? और इन द एंड जाकर ऐसा आपने कोई बोंगा सवाल क्लास के बाद बना के लाना है कि प्रोडक्ट वाइज भी मैनेजर हैं सर, एरिया वाइज भी मैनेजर हैं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी CODM की तरह दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन मांगती है सर। फिर क्या करेंगे हम? फिर बता दें क्या करेंगे हम, फिर आगे चलेंगे हम। क्या पहला पॉइंट, कौन कौन सी चीजें बेच रहे हो, बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, इससे तो कोई खास पता नहीं चलेगा। नीचे वाली चीजें ज्यादा जानदार हैं। एक पैरा मैंने स्किप किया है, ये पैरा पढ़ा। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरा 5 कल जाते हुए पढ़ा था। The characteristics in para 5 may apply to 2 or more overlapping set of components. समझ आ गया? 2 or more product wise. The characteristics in para 5 may apply to product wise or area wise, for which managers are held responsible. That structure is sometimes referred to as matrix form of organization. घूमी हुई है, प्रोडक्ट वाइज भी कर रही है, एरिया वाइज भी कर रही है, और मैनेजर भी दोनों तरह के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम एंटिटीज some managers are responsible for product, लेकिन याद रखिएगा मैनेजर नीचे की चीज है, CODM ऊपर की चीज है। some managers are responsible for product and services, whereas some managers are responsible for areas. ये क्या चक्कर हुआ इधर? तो फिर मैनेजर भी दोनों किस्म के रखे हुए हमने, एरिया वाइज अलग अलग मैनेजर रखा हुआ है और प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग मैनेजर रखा हुआ है, और CODM भी अलग अलग डाटा मांग रहा है, और शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अलग अलग डाटा मांग रहा है। अब क्या करें? द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यूज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बोथ। CODM को भी नशा चढ़ा हुआ, वो दोनों की रिपोर्टें मांगता है हर दफा, सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ, और हम भी दोनों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग अलग बनाते हैं। तो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, अब क्या करें? इन दैट सिचुएशन थोड़े से परेशान हो गया स्टैंडर्ड। इन दैट सिचुएशन हल कोई नहीं दे रहा वैसे। द एंटिटी शैल डिटरमिन विच सेट ऑफ कंपोनेंट्स, कितने सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, विच सेट ऑफ कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑपरेटिंग सेगमेंट बाय रेफरेंस टू कोर प्रिंसिपल। फिर किसकी तरफ वापस चले जाओ? कोर प्रिंसिपल की तरफ। अब कोर प्रिंसिपल में भी कोई जवाब नहीं हमें मिलना वैसे, लेकिन ये थ्योरी के हद तक आपको पता होना चाहिए। फिर कोर प्रिंसिपल की तरफ चले जाएंगे।
एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर को आप इंफॉर्मेशन दें जिससे वो नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट अच्छा समझ सकें। अब आप सोच लें कि मैं यूजर को प्रोडक्ट वाइज दूंगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा, अब शायद यूजर का माइंड रीड करना पड़ेगा, या यूजर को एरिया वाइज दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बात सीओ डीएम और डायरेक्टर से भी आगे निकल गई, अब बात यूजर्स के माइंड की तरफ चली गई कि यूजर्स क्या पसंद करते हैं। अगर यूजर्स एरिया वाइज देख के कहते हैं यार बोतल की सेल किधर है, हमें तो बोतल वाइज सेल चाहिए, लेस की सेल अलग चाहिए, फलां चाहिए, तो फिर आप उस तरफ चले जाए। तो नाउ रेफर द पैरा वन। पैरा वन में यूजर्स की सजेशन ले ले कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपको कैसे अच्छा लगेगा इंफॉर्मेशन का लेना, और यूजर्स भी दोनों चाहते हैं यार हाथ दोगी तो दही बनानी हो ना, आप लोगों से बनवा लें। अच्छा चलें बस छोड़ें आप जी। हाँ जी, फिर इन द एंड कोर प्रिंसिपल ये ऊपर और क्या करें। अच्छा इधर देखें भाई, मुझे बताएं मैंने वर्किंग वन में क्या लेने होते हैं, वर्किंग वन में क्या लेने होते हैं, मैंने वर्किंग वन में ऑपरेटिंग सेगमेंट लेने होते हैं, और हेड ऑफिस और R&D का डाटा, कल कला को हेड ऑफिस और R&D का डाटा आपको सवाल में अगर दे दे तो आपने इधर नहीं कॉलम डाल देना। और अगला सवाल मेरा, पहली बात डिसाइड हुई वर्किंग वन में क्या लेना है आपने, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, R&D और हेड ऑफिस नहीं लेने कभी भी वर्किंग वन में। दूसरा सवाल, वर्किंग वन में प्रोडक्ट वाइज लेने या एरिया वाइज, हाथ हो गया, अब चपेट मारनी है, प्रोडक्ट वाइज बोल रहे हैं। फिर अगर पहले तीन बातों से पता चल जाए कि प्रोडक्ट या एरिया वाइज है तो ठीक है, लेकिन अगर सीओडीएम भी डायरेक्टर्स भी एक ही इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं सारी दोनों की, तो फिर चलते चलते इन द एंड कोर प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट वाइज बताना है या एरिया वाइज बताना है, तो ये फिर वो डिसाइड करेगा। और अगर दोनों सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हो, दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हमें एरिया वाइज चाहिए और मैनेजर भी एरिया वाइज ही हो, फिर एरिया वाइज कर लें। और अगर मैनेजर भी एरिया वाइज हैं, प्रोडक्ट वाइज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एरिया वाइज प्रोडक्ट वाइज मांग रहा है, फिर स्टैंडर्ड का क्या देख लें, कोर प्रिंसिपल देख के डिसाइड करें कि प्रोडक्ट वाइज बनाना है या एरिया वाइज बनाना है। बहरहाल हमारे सवाल में अनलकीली डाटा कौन सा अवेलेबल था, प्रोडक्ट वाइज या एरिया वाइज, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ये डिसीजन हमें लेना नहीं पड़ा, हमने किया क्या, प्रोडक्ट वाइज। और बाय डिफॉल्ट हमने सवाल में ज्यूम कर लिया कि ये कंपनी लिस्टेड है या इट इज अबाउट टू लिस्टेड, क्योंकि ये सवाल में पता नहीं गोहर के साथ लिखा हुआ या नहीं, इट इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा कुछ लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ कहीं लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है, गोहर इज अ लिस्टेड कंपनी, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसलिए इस पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। ओके, ये 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट में से वर्किंग 1 और 2 और 3 के टेस्ट लगाने के बाद जो सेगमेंट आइडेंटिफाई होते हैं उनका नाम रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। 3 रिपोर्टेबल बन गए, बाकी 2 को कहां डाल दिया, ऑल अदर्स के अंदर। डन। अब एसेट्स और लायबिलिटीज जरा मुझे रिवाइज करवा दें, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं करता हूं। एसेट्स इन तीनों के कितने थे, 637, 1213। इन दोनों के एसेट्स कितने थे, 242। अच्छा, एक हमने कहा था, इधर क्या लिखा था, एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन का लफ्ज़ नहीं बोला था कल, आज बोल दिया, कैंसिल करना ना, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस या एडजस्टमेंट्स, कोई नहीं एलिमिनेट ही करना है, अदर एडजस्टमेंट। जो आपने वर्किंग 1 से डाटा लिया है, क्या उसमें हेड ऑफिस के एसेट्स पड़े हुए हैं, या जब वहां डालना मना था, यहां डालना मना था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की वर्किंग होती है, इसमें हेड ऑफिस के एसेट नहीं है। हेड ऑफिस के एसेट सवाल में दिए हुए थे कितने, तो टोटल 1605। ये गोहर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स आ रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। आज कई सालों बाद ऐसा हुआ, एक बच्चा आया और मुझे कह के कि आप मोबाइल मेरा रख लें, या मैं हफ्ते बाद आऊंगा या 15 दिन बाद आऊंगा, उसका मोबाइल हमने ले लिया, उसका मोबाइल में। अब बच्चा इतना है तो फिर हम भी थोड़ी सी अमानत का ख्याल रख लें उसकी, बट बहुत अच्छे बात ऐसे बच्चे आते हैं, अजीम माओं के बच्चे। अच्छा जी आगे चलें, अब लायबिलिटीज बताएं जी, तीनों की कितनी है, आपको मैं क्लास से निकालूं, 895, 202। लेकिन इसमें हेड ऑफिस की लायबिलिटीज नहीं होंगी, वो सवाल बता देगा, 1124। अच्छा, अब मोहतरम
सेल मैंने आपको कहा था रिवाइज कराऊंगा, सेल की रिवीजन गौर से देखनी है। आपने सेल शुरू किया करनी है टोटल से, इसकी 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 तीनों की सेल जमा करें। 1790 शुरू करना है आपने टोटल सेल से, इस कॉलम से सेल सेल सेल, ये दो की सेल 474। इसके बाद मैंने कहा था ऐसे करके ना शाशू -38 कर देना है डायरेक्ट, बस शाशू -38 कर देना है बस। टोटल लेने हैं पहले, ये जमा ये टोटल हो गई, ये भी आ गई, ऑटोमेटिकली ये फिगर आ गई है ना। तो इन तीनों को पकड़ा और इसको पकड़ा, ये सबकी टोटल सेल आ गई। सबकी टोटल सेल में से अलग अलग माइनस नहीं करनी है, एक ही दफा आपस की माइनस कर दे, तो ऑब्वियसली ये सेल वो होगी जो P&L में जानी है, -2694। ओके, अब चलते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ और प्रॉफिट्स की तरफ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा पेज है? कल क्या पसंद करेंगे आप? 340 पे IAS 12 या IFRS 16? IAS 12 कर लेंगे, IAS 12। अच्छा फिर ठीक है, कंसोलिडेशन शुरू कर लेंगे फिर, हाँ दो भी, तो ऑब्वियसली IAS 12 हम करेंगे कल 340 वाली में। अच्छा गाय आई एम नॉट पूछिंग, आई एम बताइंग। अब्बू नहीं जिस तरह कभी कभी कर लेते, पूछते हैं आपसे लेकिन करना अब्बू ने पता है, फिर अपना डिसीजन लेना होता है। और आप फिर इतनी तरबियत हुई है आपकी कि आप अदब की वजह से मान जाते हैं, वरना एज यू सो सो शैल यू रीप। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ना बताएं साथ वाले को, बस गहरी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड head office expenses amounting to 75 million which have not been included to any segment। ये खर्चे किसके हैं? केमिकल के। ये फार्मा के, और ये दोनों नॉन रिपोर्टेबल के, ठीक है। तो वहां से भी अवेलेबल है, वहां से भी अवेलेबल है। इन तीनों के खर्चे जमा ये वाला खर्चा, बोलें जी 63 132 के खर्चे हैं केमिकल, सोडा और फार्मा के। पेंट और पॉलिएस्टर के खर्चे हैं 39। ये गौहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले खर्चों से क्यों नहीं रिकंसाइल करेंगे? क्योंकि ये 5 के खर्चे हैं। और छठी चीज हमारा, अब खर्चों में खर्चा डालना चाहिए या खर्चों से खर्चा निकालना चाहिए? डालना चाहिए। खर्चा भी डेबिट नेचर की चीज है और हेड ऑफिस का खर्चा भी डेबिट नेचर की चीज है, तो प्लस साइन हम यूज करेंगे। जैसे एसेट्स में एसेट्स डाले थे, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज डालनी थी, तो खर्चों में खर्चे डालें। ये किसके खर्चे? केमिकल, सोडा, फार्मा। ये किसके खर्चे? पॉलिएस्टर और पेंट के। हेड ऑफिस के खर्चे 75 डालने नहीं, ये कोई आपस की चीज नहीं है, ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं। 246। कल वो जो हैंड रिटन पेज दिया था उसको जरा एक दो दफा देखा था किसी ने घर जाके? उस पर लॉजिक थी सारी चीजों की। बरकत के लिए देख लिया करें, साथ वाले को कहीं उसकी तरफ मुंह करके, बरकत के लिए देख लें। अच्छा, नहीं ये तो खर्चों के लिए नेगेटिव साइन लगाना यहां जरूरी नहीं है, ये तो पॉजिटिव में जमा हो रहे हैं। एसेट्स में एसेट्स डाल ले, ये 3 की बिल्डिंग, ये 2 की बिल्डिंग, ये हेड ऑफिस की बिल्डिंग। कुछ बच्चे ना क्लास के बाद आके पूछते हैं कि खर्चों में
पड़े हैं हेड ऑफिस के खर्चे। तो सर सवाल में लिखा हुआ है खर्चों में हेड ऑफिस के खर्चे पड़े हैं, तो शायद हमें पढ़ के ये लग रहा है कि इन्हीं खर्चों में कहीं ये खर्चे हेड ऑफिस वाले भी पड़े हैं। तो जब पड़े हैं तो सर आप क्यों डाल रहे हैं दोबारा, ये तो पड़े स्केयर हो जाएंगे। ये शायद अधूरी बात अगर करें वो बात ठीक है, आगे भी उसने क्लास लिखा है, ये मैंने एलोकेट नहीं किए किसी सेगमेंट में, यानी सेगमेंट के जो मैं आपको खर्चे दे रहा हूं उनमें ये खर्चे नहीं पड़े हुए। तो इसका मतलब है ये भी खर्चे हैं और ये एक अलग खर्चा है। सवाल वहीं रहा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड क्यों लिखा हुआ है इसने? इंक्लूड इसलिए लिखा हुआ है कि जो P&L में ट्रायल बन रहा होगा, जो ट्रायल बना होगा, ट्रायल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, तो वो जो बिजनेस का मेन ट्रायल है उसमें कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्चे पड़े होंगे। तो मतलब ये कि बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चों में ये खर्चा पड़ा है लेकिन किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं किया। तो इसका मतलब है इसको फिर हम डाल दें ताकि बिजनेस के ओवरऑल खर्चे हमारे सामने आ जाए। ये सी ऑफ करना भाई। अगली चीज, आपस की सेल जब आपने कैंसिल की तो फिर आपस का प्रॉफिट भी आपने कैंसिल करना है, क्योंकि आपने अपने आप को चीजें बेच के ही प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। केमिकल की सेल जिसको भी हुई तो इसका मतलब है ये आपस की सेल बुक हुई और साथ ही आपस का प्रॉफिट भी बुक हो गया। अब आपस का प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम मार्कअप मार्जिन वाली इक्वेशन यूज करेंगे। सेल्स आर मेड एट मार्जिन ऑफ 30%। मार्जिन ऑफ 30%, मार्जिन होता है ऑन सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। किस पर परसेंटेज लगनी है? सेल को फिर 100 एज्यूम कर लें, 30 हो गया भाई, जरा जाओ उसको इसी कॉल करो, इसी पर रिमोट लाए, 70 हो गया। अब मुझे बता दें आप, 70 इज माई कॉस्ट एंड 100 इज माई सेल। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट उसी फिगर पे लगाया करना है जो ऊपर आपने कैंसिल किया है। 38 100 पे पड़ा है, ऐसे कर लें शक, तो मुझे 30 दे दो, मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए। 38 अगर सेल है तो मुझे 30 दे दो, इसका प्रॉफिट कितना है? 11.4। तो आपस की सेल जहां होगी वहां आपस के प्रॉफिट भी होंगे। अब हमने, और ये रिमोट इधर पकड़ा दो, आपस की सेल जहां होगी वहां आपस के प्रॉफिट भी होंगे, उन प्रॉफिट्स को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या कैंसिल किया करेंगे? सेल। और नीचे कौन से प्रॉफिट? आपस के प्रॉफिट्स। जी एक मिनट, 38 डिवाइडेड बाय, ये वाला 38 पकड़ना है, मल्टीप्लाइड बाय, और साइन भी ये वाला लगाना है। ओके, सबसे पहले मुझे आप तीनों के प्रॉफिट बता दें। 10 ये हो गए 3 के प्रॉफिट। अब 2 के प्रॉफिट पकड़ें, 30 अगर ये प्रॉफिट पांचों के हैं तो इसमें खर्चे भी पांचों के ही माइनस हुए होंगे, तो हेड ऑफिस के खर्चे यहां माइनस नहीं हुए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अगर मैं खर्चे बुक करूं तो साइन कौन सा यूज करूं? -75। खर्चे बुक करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट है केमिकल का, ये सोडा का और ये फार्मा का। ये प्रॉफिट है पॉलिएस्टर और पेंट का। केमिकल के प्रॉफिट में एक प्रॉफिट आपस का पड़ा हुआ था, वो निकाल दिया।
इन प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए मुझे अच्छी तरह याद है, कल हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए थे, हर एक अलग अलग किया था। तो इन प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट्स के खर्चे माइनस हुए हैं। मैंने एक और खर्चा भी किया है, उस खर्चे को रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा। फाइनल जवाब 1066। अब सवाल बच्चे क्लास के बाद आके ये पूछते हैं 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ भी पाया, 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थल्ले भी पाया, चांदे की हो। मेरे भाई इस तरह की बोंगी नहीं मारनी। दोनों सूरतों में हम कोई ऐसा तो नहीं करे कि 75 डालने के बाद ये जो फिगर आई है इसको यूज करके कोई अगली कैलकुलेशन करें। अगर इस 75 के डालने के बाद जो खर्चे आते हैं उन खर्चों को मैं यूज करके कहीं आगे कैलकुलेशन करता तो फिर मुझे आपकी बात समझ आ रही थी कि डुप्लीकेशन हो रही है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इधर भी अनएडजस्टेड खर्चे हैं और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इधर भी अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। तो अनएडजस्टेड खर्चों में एडजस्टमेंट डाल लो, अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स में खर्चे बुक करो। तो ये ना समझिएगा कि 75 यहां लिख के 246 वाली फिगर सही होगी है और ये 246 वाली फिगर मैंने यहां लिख के कुछ आगे करना शुरू किया, फिर शायद आप कहते हैं डबल इफेक्ट हो गया। मैं इधर भी सवाल के डेटे से चल रहा हूं और इधर भी सवाल के डेटे से चल रहा हूं। आप बता दें हेड ऑफिस के खर्चों का किन दो जगह पे इंपैक्ट हुआ करेगा। एक, खर्चों को बढ़ाया करेंगे और हेड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट्स को कम कर दिया करेंगे। डन, नोट करें और अब मुझे फॉर्मेट बनवाएं। फॉर्मेट रिकॉन्सिलिएशन का। अच्छा जी, रिपोर्टेबल, ऑल अदर सेगमेंट्स, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट्स, गोहर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, रेवेन्यू, इधर रेवेन्यू जो है वो तीनों का आएगा, इधर रेवेन्यू दो का आएगा, लेकिन कौन सा? टोटल माइनस होगी, बोले बोले बोले, आपस की सेल। फिर जो भी जवाब आ जाए, सेल में आप बता दें कितनी एडजस्टमेंट सिर्फ हुआ करेंगी। एक, क्या एडजस्टमेंट्स पूछ रहा हूं, आपस की सेल। ये 3 की सेल, ये 2 की सेल, लेकिन कौन सी वाली? टोटल। इन 5 की टोटल सेल में से आपस की सेल आपने निकाल दी, रेवेन्यू कंप्लीट हो गया। रेवेन्यू में बस ये एडजस्टमेंट होंगी। अब खर्चे, ये 3 के खर्चे, ये 2 के खर्चे, साइन देखिएगा मैं तो माइनस यूज किया, और आपस के खर्चे नहीं, ये यहां आपस के खर्चे नहीं, प्लस हेड ऑफिस के खर्चे, प्लस करने हैं यहां हेड ऑफिस के खर्चे। खर्चों में खर्चा प्लस किया जाता है। आप बताएं आगे क्या होगा? ये 3 का प्रॉफिट, ये 2 का प्रॉफिट, माइनस आपस का प्रॉफिट, आपस की सेल का प्रॉफिट, माइनस हेड ऑफिस के खर्चे। ये चीजें हुआ करेंगी। और अगला आसान है, वो मेरी नजर में इतना कोई मुश्किल नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटीज, 3 की 2 की, 3 की 2 की, इधर हेड ऑफिस के एसेट्स, इधर हेड ऑफिस की लायबिलिटीज। सो दैट इज द फॉर्मेट। इसी चला दो, अगर मुझे याद रहा तो मैं फिर इसको कर दूंगा अपलोड भी साथ। यहां कौन सी सेल उठानी है? तीनों की टोटल। यहां आपस की सेल का ग्रैंड टोटल ना भाई, उसको 24 पे करो, 23-24। ओके नेक्स्ट, यहां कितनों के खर्चे उठाने हैं? 3 के। 3-4 लोग हैं ऊपर, देख लें हाइब्रिड में, बरकत के लिए देख लें बेशक।
अब मैं जरा खुश हो जाऊंगा। यहां कितनों के खर्चे उठाने हैं? 2 के। यहां किसके खर्चे डालने हैं? यहां कितनों का प्रॉफिट? 3 का। यहां कितनों का? 2 का। और यहां कैंसिल क्या करना है? आपस का सेल का प्रॉफिट। और यहां हेड ऑफिस के खर्चे माइनस करने हैं। 3 के एसेट्स, बोंगी ना माने, कोई आपस का ना बोलिएगा, आपस का सिर्फ इधर बोलना होता है। 3 के एसेट्स, 2 के एसेट्स, हेड ऑफिस के एसेट्स, गोहर के एसेट्स, गोहर लाल। 3 की लायबिलिटीज, 2 की लाया बिल्ली, हेड ऑफिस की बिल्ली लाया, टोटल बिल्लियां बन गई, टोटल लायबिलिटीज। बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हेड ऑफिस के खर्चे माइनस होंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट सही आएगा। ऐसे ही है ना? प्रॉफिट उल्टा नहीं रहे, उल्टाना सेल को है और सेल के प्रॉफिट को, उल्टाना नहीं है। जिस चीज को उल्टाना है वो ये है, इधर मैं चीजें डाल रहा हूं, उल्टा नहीं रहा। वो जो कल वाली डायग्राम बनाई थी ज़हन में रखो। ये देखो, 3 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, क्या हो गया? 5 का प्रॉफिट। क्या इन 5 का प्रॉफिट मैं घर लेके जा सकता हूं? क्यों? हेड ऑफिस के खर्चे पे करने पड़ेंगे, फिर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट आएगा जो मैं यूजर को डिविडेंड के तौर पे बांट सकूंगा। तो 3 का प्रॉफिट जमा 2 का प्रॉफिट माइनस हेड ऑफिस के खर्चे इज इक्वल टू बिजनेस का प्रॉफिट। डन? ओके। अब एक सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है और सॉल्यूशन का पार्ट भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें काम करने लगे हैं। वो काम हम क्या करने लगे हैं? हम गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे हैं। जहां तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है वहां तक कोशिश करते हैं गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दूं। मैं आपको कोशिश करता हूं गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दूं। अच्छा जी, P&L, बैलेंस शीट, कैमरा उधर लेके जाओ। मुझे रेवेन्यू बताएं गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, आखिरी कॉलम, आखिरी कॉलम 26, लाओ इधर कैमरा, 2694। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन और सेलिंग, 246। इनका हम डिफरेंस लेंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। इनका डिफरेंस लेने की वजह से प्रॉफिट नहीं आएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल भी खर्चा होता है बिजनेस का, फाइनेंस कॉस्ट भी होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, और पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। इनका डिफरेंस लेंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। और प्रॉफिट बता दें, ये गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको नजर आ रही होंगी चीजें। तो रिकंसिलिएशन कितनों की बनानी है? रेवेन्यू की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, और कॉस्ट ऑफ सेल की रिकंसिलिएशन नहीं, इंटरेस्ट इनकम की रिकंसिलिएशन नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकंसिलिएशन नहीं। लेकिन इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को 37 नोट में लेके जाना है, 37.1 में नहीं लेके जाना। आगे बैलेंस शीट, इधर आ जाएंगे इक्विटी, इधर आ जाएंगी लायबिलिटीज, और इधर आ जाएंगे एसेट्स। इक्विटी पता नहीं कितनी है, लायबिलिटीज गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लायबिलिटीज कितनी? इधर लिखो 9। ये तो इक्विटी लायबिलिटीज का टोटल होगा, ये तो इक्विटी लायबिलिटी का टोटल होगा। बताएं, ये इसकी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल होगा। और एसेट्स नॉन करंट में डालूं, करंट में डालूं, या टोटल कर दूं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 16। ये कोई टैली नहीं करेगा, इक्विटी का डाटा सवाल में अवेलेबल नहीं है। तो ये जी गोहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर ये वाला डाटा भी हमें सवाल में देता तो फिर हमें पता चल जाता कि हमारी रिकॉन्सिलिएशन टैली कर गई। चलें जी, बनाएं, हेडिंग दें गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बनाना शुरू करें। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। जी इन्वेंट्री एक दफा परचेज में जाती है और क्लोजिंग स्टॉक में जाती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो बस तो चली जाती है, खर्चे में बुक हो जाती है। आपस के खर्चे कैंसिल नहीं करने, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपस की कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल करें। बस क्या कैंसिल करना है? आपस की सेल और आपस की सेल का प्रॉफिट। बाकी आपस की कोई कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स हैं वो उसने नहीं मांगी स्टैंडर्ड ने। पूछें दोबारा सवाल, क्या चीज? हाँ जी, परचेजेस, हाँ अगर परचेजेस का मांगता वो मैं करके देता, बिल्कुल। उसने परचेजेस का मांगा ही नहीं, मैं क्या करूं?
हाँ परचेज आएंगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी बनी होंगी, वो एडजस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देंगे वो लोग खुद ही, स्टैंडर्ड ने नहीं मांगा। मुझे पता है एक बंदा अगर अपनी सेल कम कर रहा होगा तो फिर दूसरा डिपार्टमेंट अपनी परचेज भी कम करेगा, लेकिन ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है स्टैंडर्ड में, बस सेल को ही छेड़ना है। ओके तो क्या क्या चीजें डिस्क्लोज हो गई? क्या क्या चीजें डिस्क्लोज हो गई? इधर देखें, ये पैरा नंबर कौन सा था? ये रिकॉन्सिलेशन वाला पैरा 28 था, लिखवाए थे कल, ये पैरा 28 था। ये दो पैरे थे 23 और 24। मुझे बताएं रिकॉन्सिलिएशन सबकी बनानी है या गिनी चुनी चीजों की? बस इन्हीं की बनानी है रिकॉन्सिलिएशन। अगर और एग्जामिनर किसी और की कह देगा वो भी बना दीजिएगा, बस इन गिनी चुनी की बनानी है कम से कम। लेकिन ये वाला जो है गिनी चुनी चीजों का नहीं बनाना, ये तो एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड सो ऑन एंड तक, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करनी है, एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स। बट इट इज कॉल्ड एज 37 एंड दैट इज कॉल्ड एज 37.1 डन। तो नोट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सेगमेंट रिजल्ट्स अलग आ जाएंगे और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिकॉन्सिलिएशन अलग आ जाएगी। अच्छा जबानी याद करें, सेल में कितनी एडजस्टमेंट्स करनी है? एक आपस की सेल कैंसिल, वो फिगर हमेशा ये वाली हुआ करेगी, आखिरी दिन तक बात कर रहा हूं, हमेशा मरते दम तक ये फिगर हुआ करेगी। और इस सेल का प्रॉफिट इधर हुआ करेगा। खर्चों में क्या डालने? हेड ऑफिस के खर्चे। और प्रॉफिट में से क्या कम करना है? क्योंकि ये 5 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट हम घर लेके नहीं जा सकते, पहले हेड ऑफिस के खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एसेट्स में क्या डालने हैं? हेड ऑफिस के एसेट्स। तो पेड़ मारूं, आपस के एसेट। आपस के एसेट कौन से होते हैं? ये 3 के एसेट, ये 2 के एसेट, ये हेड ऑफिस के, ये 3 के लायबिलिटी, 2 के लायबिलिटीज, ये हेड ऑफिस के लायबिलिटीज। हेड ऑफिस की लायबिलिटीज कई हो सकती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, और भी कोई लायबिलिटी हो सकती है। तो हेड ऑफिस की कई लायबिलिटीज हो सकती हैं जो आप यहां डाल दें ओवरऑल बिजनेस की। अब थोड़ी सी जरा नजर मार के आते हैं 37 और 37.1 पर। भाईजान ऐसी टोन ना लगाया करें कि मस्जिद में सबके सामने शर्मिंदा हो, प्लीज खुदा के लिए। अच्छा टोन चेंज करो, अभी मेरे सामने चेंज करो। मैं जरा नहीं सर, नहीं आज नहीं। अच्छा हाँ जी पूछो ना, कौन पूछ रहा? यूजर को वही प्रॉफिट शो होता है जो हमने एक्सटर्नल कस्टमर को बेच के किया हो। क्या ये प्रॉफिट आपस का प्रॉफिट है? इसे स्टैंडर्ड वेटेज नहीं देता। कहते हैं आपस का प्रॉफिट सेगमेंट्स रिकॉर्ड कर लें, लेकिन जब P&L बनाने लगो तो वो कैंसिल करके बनाना, बस यही है। अच्छा ये पैकेजेस लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको शो कर रहा हूं, जो आज तक मैं आपको दिखाता रहा हूं। ये इसका पेज नंबर 76 है। पेज 76 के ऊपर लिखा हुआ है अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनमें आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर नहीं मिलेगा, इनमें आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर नहीं मिलेगा। पैकेजेस ने शायद कोई और कंपनीज भी खरीदी होंगी जिनके अंदर उसने शेयर्स बाय किए होंगे। अब तकरीबन 70-80 सफे 100 सफे हम नीचे जाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब खत्म हो जाती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पता नहीं 29 तक नोट्स हैं, और भी कुछ नोट्स होंगे आगे, तो हम जरा नीचे जाते हैं, इन नोट्स को एक दफा खत्म करते हैं। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रही है? पैकेजेस की अपनी अकेली, इसमें इसकी सब्सिडरीज डाल के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई हुई, इसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर हमें नहीं मिलेगा। और ये पेज 150 तक आ गए हम, 75 सफे नीचे आ गए। अब हमारी शुरू होने लगी हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारी कौन सी शुरू होने लगी है? इनके अंदर हमें अब नोट मिलेगा, इनके अंदर नोट मिलेगा, लेकिन ये नोट्स बैलेंस शीट के फेस की किसी आइटम से लिंक नहीं होता। हम ऐसे नजर मारने के लिए चीज देख जाते हैं, हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं उसमें नॉन करंट भी पड़े होंगे और करंट भी पड़े होंगे। टोटल एसेट्स कितने हैं? इसे कहते हैं बैलेंस शीट की फुटिंग 104। एक फिगर याद कर लें 104, ये क्या है?
गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल एसेट्स या पैकेजेस के, ये है जी हमारी एक्सटर्नल सेल 60905, एक्सटर्नल सेल हो गई और वो हो गया गोहर की फाइनेंशियल। और प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब हम जम मारते हैं, 43 तो नोट होगा टैक्स का, CTDT वाला, इसको छोड़ें, डायरेक्ट जम मारते हैं 43 से आगे कहीं नोट्स आ रहे होंगे। चल चल जल्दी चल। नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे आप लोग सीए करने के बाद, ये अकाउंटेंट से तो बनाते हैं, और कौन बनाता है? अभी तो गेम शुरू हुई है। नहीं ये पिछली दफा के फॉर्मेट लोग यूज कर लेते हैं, और क्या होता है, कितने दिन लेती है। नोट नंबर 52, नोट का नाम पैकेजेस वाले कहते हैं बिजनेस सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड ऑपरेशंस एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड, छोड़े पर अंग्रेजी। टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, पैकेजिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंक, रियल एस्टेट, पेपर एंड बोर्ड, अनएलोकेटेड, ये वो होंगे छोटे मोटे पेंट और पॉलिएस्टर टाइप, वर्कशॉप है, कुछ जनरल बिजनेसेस हैं, मेजर हमारे ये बिजनेस है, बाकी सारे इधर चले गए। अच्छा अब ये नोट 37 है, 37 है, बिल्कुल इस तरह रखें साथ लगा मुंह। हम इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल करके करते हैं, उन्होंने पहले टोटल लिख दिया है, टोटल ओहो 37 है ना, 37 है, कोई मसला नहीं। नजर आ रहा है यार, चपेड़ मारूं, ये पागल हो दीवाने हो यार, तुझे नजर आ रहा है ब्लैक शर्ट। अच्छा टोटल रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिशन मेरे पास आओ, प्रॉफिट मेरे पास आओ, टैक्स मेरे पास आओ, ये सारी चीजें हैं जो कि एसेट्स मेरे पास आओ, लाइबिलिटीज मेरे पास आओ। ये 37 पॉइंट है या 37.1 टाइप नोट है? 37 टाइप। और फिर पैकेजिंग का अलग है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का अलग है, और 2 सालों की इंफॉर्मेशन है, इंक का अलग है, ये सब कुछ अलग अलग इसने दिया हुआ है। अगले सफे पे जाके इसने बनाई हुई है रिकॉन्सिलेशंस, लेकिन रिकॉन्सिलेशंस इसने एक ही डब्बे में नहीं डाल दी सारी। प्रॉफिट्स की रिकॉन्सिलेशन बनी हुई है, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, इनके लिए मेजर आइटम होगा टैक्स की भी इसने रिकॉन्सिलेशन बना दी। अच्छा अब मैं मिसाल के तौर पे देखता हूं, रेवेन्यू की है कहीं? नहीं है, चलें एसेट्स की देख लेते हैं, होगी कहीं। उसने ना ऊपर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बनी हुई है, चलें छोड़ें। मैं इस वक्त एसेट्स की देखता हूं, रिकॉन्सिलेशन ऑफ सेगमेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ये इंटर सेगमेंट एसेट्स क्या है ये छोड़ें, ये आपके स्कोप में। अदर कॉर्पोरेट एसेट्स, ये कौन से एसेट्स होंगे? हेड ऑफिस के। और टोटल एसेट्स आपको याद है 104.9 आ रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कर जाते हैं? मैच कर जाते हैं। और सेल की रिकॉन्सिलिएशन, इस साथ की सेल की रिकॉन्सिलिएशन इसने पिछले सफे पे असल में साथ ही बना दी थी। सेल कितनी है याद है किसी को? 60.9 की फिगर, हाथ खड़ा करने किसी को याद हो? मैंने सेल दिखाई थी 60.9 की। तो मैं आपको कुछ दिखाना इधर मकसूद नहीं था, सिर्फ ये बताना मकसूद था। बोले 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 क्या बताना मकसूद था? कि ये फिगर्स कहां से रिकंसाइल होती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस से रिकंसाइल हो जाती हैं। हल्का फुल्का ये दिखाना मकसूद था। आप बता दें आपको कितनी चीजें मिली। मेरे ख्याल से ये चीज हमने निकल बनाई थी कि पॉलिएस्टर में कौन कौन सी पोली है, केमिकल में कौन कौन सा कैमा है, क्या काम कर रहे हो ये नहीं बताया। अगर ये डाटा भी पेपर में दिया हो कि केमिकल में केमिकल फला फला बेचे जाते हैं, KMNO4 भी बेचा जाता है NaCl डाल के, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हो वो थोड़ी थोड़ी लाइनें बना के लिख देनी है अगर कभी आई, वरना लिखने की जरूरत नहीं। ये हमने बनाया था नोट 37 और ये नोट हमने बनाया था 37.1। हुए एक नोट नया, एक नोट नया। ये मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल रेवेन्यू है। एक्सटर्नल रेवेन्यू का कंट्री वाइज ब्रेकअप देना जरूरी है। किसका बोले? एक्सटर्नल रेवेन्यू का कंट्री वाइज ब्रेकअप देना जरूरी है। एक्सटर्नल रेवेन्यू किसी को फिगर याद है? 60.90। एक्सटर्नल रेवेन्यू का कंट्री वाइज ब्रेकअप देना जरूरी है। और नॉन करंट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, करंट का नहीं, टोटल का नहीं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस देना जरूरी है। ये कितने डिस्क्लोजर हो गए? एक एक्स्ट्रा आ गया डिस्क्लोजर। और एक और डिस्क्लोजर है,
मेजर कस्टमर का। किसका? मेजर कस्टमर का। अब 3 डिस्क्लोजर और हैं जिनको आज मैं आपको जबानी बताने लगा हूं, फिर इंशाल्लाह हम बने हुए भी देखते हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, इनका नाम बोलें क्या? एंटिटी वाइड, सब बना हुआ है, नहीं बनाना कुछ भी। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, एक्सटर्नल सेल ऑन नॉन करंट एसेट्स का कैरी डाउन, इसका आपने ब्रेकअप देना है। पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, लेकिन अदर कंट्रीज अलग अलग बतानी है, इकट्ठी करके बता देनी। 2 चीजें ऐसी हैं जो आपने मस्ट डिस्क्लोज करनी है। नंबर 1 एक्सटर्नल सेल पाकिस्तान की और बाहर के मुल्कों की, और नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान के और रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। भाई आप उठो, भाई आप उठो। प्रिंसिपल साहब को जाके को मैं नहीं पढ़ा। ओए हमारा तो मेजर कस्टमर चला गया, कॉलेज डूब जाएगा। डूबेगा या नहीं डूबेगा? एक्सेलेंट, नहीं डूबेगा, बिकॉज इज नॉट मेजर कस्टमर। बैठ जाए, ही इज नॉट मेजर कस्टमर। अच्छा क्या? मैं कस्टमर नहीं हूं, कस्टमर्स की बात हो रही है, बोंगी तो नहीं मारे ना। तो रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। पीएसओ के पेट्रोल पंप पे आप गए, हाँ कितना गलत पेट्रोल डाल रहे हैं, आइंदा नहीं मैं डालूंगा। पीएसओ के डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल कर ली, कंपनी बैठ गई। यू आर नॉट मेजर कस्टमर। पेंटीन के दफ्तर के बाहर आपने जाकर मैं आज के बाद पेंटीन नहीं लगाऊंगा, पेंटीन वाले परेशान हो गए, कंपनी बैठ गई। इज इट अ मेजर कस्टमर? मेजर कस्टमर? नो, इट इज नॉट अ मेजर कस्टमर। सो हु इज मेजर कस्टमर? जिसको हम एक्सटर्नल सेल का 10% बेच रहे हो। अगर मेरी एक्सटर्नल सेल है 1000, तो वो कस्टमर मुझे 100 रुपया देता हो। क्या ये जो भाई को मैंने खड़ा किया था, कॉलेज की सेल का 10% ये देते हैं? ये पूरा खानदान पढ़ाने लाए हैं इधर। अच्छा, पीएसओ वाले अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लें करीम गाड़ी वाले के साथ और उबर वालों के साथ कि आप लोगों ने सारे हमारे मोटरसाइकिल गाड़ियां हमारे पेट्रोल पंप से भरवाया करने हैं, और वो इतनी ज्यादा सेल हो कि पीएसओ की सेल का 11-12% पे पहुंच जाए, फिर उन लोगों को क्या कहा जाएगा? मेजर कस्टमर। उनको मेजर कस्टमर कहा जाएगा। डन। आप गत्ता बनाते हैं, गत्ता, और गत्ता बना के आप नेस्ले वालों को भी बेचते हैं जूस के डब्बे के लिए, और आप जो है नेस्ले वालों के अलावा शेजान वालों को भी बेचते हैं। आप 2 कंपनीज को बेचते हैं। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें छोटे मोटे जूस 8-10 रुपए वाले भी मिल रहे होते हैं आजकल, तो वो वाली कंपनीज हैं, उनको भी आप जूस के डब्बे बेचते हैं। अब आपकी एक्सटर्नल सेल का 12% नेस्ले को है, एक्सटर्नल सेल का 15% इज टू शेजान। आप मुझे बता दें ये 2 क्या बनेंगे? मेजर, एंड वी आर रिलाइंग ऑन मेजर कस्टमर। एक सवाल मेरा आपसे है, सोच के बताइएगा, मेजर कस्टमर का नाम बताएं यूजर्स को या ना बताएं? स्टैंडर्ड ने मना कर दिया, स्टैंडर्ड ने कहा, मना तो नहीं किया, स्टैंडर्ड ने कहा नाम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेजर कस्टमर आपका कौन सा है, नजर लग जाएगी, तो नाम बताने की जरूरत नहीं है मेजर कस्टमर की। मेजर कस्टमर होगा कौन? एक्सटर्नल सेल का 10% जिसको बेच रहे हो, ही विल बी कॉल्ड एज मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे 6 कस्टमर हैं, सबको मैं 11% बेच रहा हूं, तो 6 के 6 क्या बन गए? मिला के 10% ज्यादा तो नहीं, एक अकेले को 10%। ये एक मैं नोट पढ़ने लगा हूं पैकेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंफॉर्मेशन अबाउट, जरा देखिएगा क्या ये डिस्क्लोज करे। इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू, या टोटल रेवेन्यू ना इसने ऐसे ही लिखा हुआ है, हम एक्सटर्नल रेवेन्यू ले रहे हैं, एक्सटर्नल ही होगा ये, टोटल इसने बरकत के लिए लिखा हुआ है बस। इंक्लूडेड इन रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम 6 कस्टमर्स फ्रॉम द पैकेजिंग सेगमेंट। किस सेगमेंट में से? भाईजान सेगमेंट भी बताना जरूरी है कि वो कस्टमर कौन सी चीजें ले रहा है। पैकेजिंग की चीजें बेच रहे हैं, या उसे इंक बेच रहे हैं, या उसे पेपर एंड बोर्ड बेच रहे हैं, उसे क्या बेच रहे हैं? 2 बातें हो गई। नंबर 1, ऐसे कस्टमर्स की क्वांटिटी बताएंगे, और उनको क्या बेचा ये बताएंगे।
included in external revenue is revenue from 6 customers of group from the packaging segment, which represent approximately 14 million of the group's total revenue. ग्रुप के टोटल रेवेन्यू का कितना वो लेके जा रहे हैं? 14 मिलियन नहीं है, ये 14,959.583 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दह लाख दह करोड़ दह करोड़ अरब दह अरब 14 अरब रुपए। तो ये 14 अरब की चीजें हम सिर्फ 6 लोगों को बेच रहे हैं। क्या चीज? ओके, अब आप, हाँ जी, क्या? बंदे का नहीं पाना, बंदे का नहीं पाना। द ग्रुप रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स इज अर्न्ड फ्रॉम लार्ज मिक्स ऑफ कस्टमर्स। बाकी लार्ज मिक्स ऑफ कस्टमर हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। किताब का पेज निकालें जी। अच्छा, अब ओवरऑल पिक्चर, हमारे डिस्क्लोजर खत्म हो गए हैं। ओवरऑल पिक्चर क्या बनी? थोड़ी सी ये बेसिक इन्फो देनी होती है, जरा क्या क्या कर रहे हैं ताकि यूजर को पता चले। इसके बाद नोट नंबर 37, इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन, नोट नंबर 37.1। यार ये जो 2 डिस्क्लोजर है ना, नए जो भी पढ़ाए हैं मैंने, इनको कहते हैं एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। क्या कहते हैं? और ये डिस्क्लोजर्स जो है ना, एक मिनट, क्या करना है? कुछ कर, इसको कर दो यार 24 पे, 24 पे कर दो, आइंदा से इसके करीब नहीं बैठना। अच्छा, इस और इस के अलावा कितने डिस्क्लोजर पढ़े हमने? 2। उन 2 को क्या कहेंगे? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। वो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर कहां से बनाने हैं, मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं। मुझे चाहिए पाकिस्तान की सेल और बाहर की सेल, वो मैं इस फिगर का ब्रेकअप एग्जामिनर हमें देगा कि पाकिस्तान की सेल कितनी है, और क्योंकि ये पाकिस्तान और बाहर नहीं है, ये तो प्रोडक्ट वाइज है, तो पाकिस्तान की और बाहर की सेल का ब्रेकअप एग्जामिनर हमें देगा। दूसरा, पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट और बाहर के नॉन करंट एसेट यहां से नहीं पता चल सकते क्योंकि इनमें करंट भी है। 1455 में करंट अलग किए जाएंगे, नॉन करंट, और फिर नॉन करंट में पाकिस्तान और वो सारा ब्रेकअप बनेगा। क्लियर? यहां से फिगर निकल सकती है। मेजर कस्टमर 269.4 जिसको सेल हो रही है या उससे ज्यादा, ही विल बी कॉल्ड एज। तो मैंने कोशिश की आपको वर्किंग 1 से ही बता दूं कौन सी फिगर्स 3 निकलनी है जिनका डिस्क्लोजर अलग बनाना है। अब मुझे बता दें इसमें से क्या निकल सकता है अलग? पाकिस्तान की सेल और बाहर की सेल। डन, ये एक डिस्क्लोजर हो गया। इनके अलावा एसेट्स में से नॉन करंट अलग कर दें, करंट अलग कर दें, करंट को फेंक दें, कौन से बच गए? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट पाकिस्तान अलग और बाकी मुल्कों के अलग। और आखिरी डिस्क्लोजर 269.4 या उससे ज्यादा अगर किसी को सेल की है तो वो हमारा क्या होगा? मेजर कस्टमर। ये जो नए डिस्क्लोजर हैं जो मैंने यहां नहीं बनाए, इन्हें कौन से डिस्क्लोजर कहा जाता है? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। और धमाका, ये डिस्क्लोजर उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी देने हैं जिसका ऑपरेटिंग सेगमेंट 1 है। ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी देने हैं जिनका ऑपरेटिंग सेगमेंट 1 है। एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैं बेचती ही एसी हूं, वॉशिंग मशीन बेचती नहीं, उस एंटिटी ने भी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर देने हैं। वो ये वाला डिस्क्लोजर नहीं देगी। 37 यार कर दो, सीसी को कर दिया, कुछ नहीं किया भाईजान, प्लीज प्लीज प्लीज। आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। आपने क्यों कमेंट किया? पीछे जाएं आप। आपने बोला इसको क्या करना है? विंग्स ऊपर कर दें यार, जरा किधर से होता है? ये बिल्कुल नीचे कर दिया सर। हाँ करो, तोड़ दो तोड़ दो। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ऐसी एंटिटी ने भी जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है मैं सिर्फ बेचती हूं, क्या वो एसी की सेल पाकिस्तान और बाहर के मुल्क की बता सकती है? क्या वो बाहर के मुल्क में और पाकिस्तान में अपने नॉन करंट एसेट बता सकती है? हालांकि बेच एसी रही है सिर्फ। क्या वो ये बता सकती है कुछ एसी मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल को बेचता हूं और वो इतने ज्यादा हैं हर साल कि एक्सटर्नल सेल का 10% पे चले जाते हैं? तो मुझे बताएं
एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ये वाला डिस्क्लोजर नहीं बना सकती और ये वाला डिस्क्लोजर भी नहीं बना सकती। वो फिर ऑर्गेनाइजेशन कितने डिस्क्लोजर बनाएगी? 2 वो वाले डिस्क्लोजर जिनका नाम क्या है? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। चलें जी, अल्लाह आपका बहुत ही भला करे और आपको इतना पढ़ने की तौफीक दे कि घर वाले भी कहीं नजर ना लग जाए बच्चे को। हमारी किताब में लकीली पेज नंबर 514 मौजूद है, पेज नंबर 514। यह आपको नजर आ रहा होगा उधर, बना दो दूसरा पार्ट।